नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 22 दिसंबर 2025 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। आज के इस वीडियो में आज पूछे गए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे और 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस देखेंगे। जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आप देखिए कितने सारे क्वेश्चंस जो है ना आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिएगा साथियों, और क्लास अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन तो ये था आपका कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना जो है ना ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हेरोड डोमर मॉडल हो जाता। और पहली पंचवर्षीय योजना से दो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन शायद इसका उद्देश्य भी पूछा था, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपका हो गया हेरोड डोमर मॉडल। याद रखना पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे तो 1951 को शुरू हुई थी, 56 तक चली थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं पर जोर तथा आर्थिक विकास के लिए निवेश और बचत दर को बढ़ाना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कि कृषि क्षेत्र के विकास और सिंचाई परियोजनाओं पर एक केंद्रित थी साथियों। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, ये साइंस का क्वेश्चन था, फिजिक्स का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों 10 का पावर 5। 1 न्यूटन बराबर जो है ना 10 का पावर 5 डाइन होता है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा, सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे देखिए क्वेश्चन था 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था। तो देखिए वेंकटरमन रामकृष्णन यानी इनका नाम जो है वेंकी रामकृष्णन भी है, और इनको 2009 में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रसायन विज्ञान के राइबोसोम की संरचना पर शोध के लिए, याद रखना रसायन विज्ञान के राइबोसोम की संरचना पर शोध के लिए इनको जो है ना नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2009 में, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन था साथियों था कि 2022 में किस पुस्तक को जेसीबी पुरस्कार दिया गया है। जेसीबी पुरस्कार के बारे में पूछ लिया था कि भाई 2022 में किस पुस्तक को जेसीबी पुरस्कार दिया गया है। तो देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता द पैराडाइज ऑफ फूड। द पैराडाइज ऑफ फूड ये एक पुस्तक है जिसको 2022 का जेसीबी पुरस्कार दिया गया था, याद रखना। देखिए 2022 में जेसीबी पुरस्कार उर्दू लेखक खालिद जावेद के उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड को दिया गया था, जिसका अनुवाद जो है ना ये बरन फारूकी ने किया था। याद रखिएगा ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे साथियों। आगे देखिएगा क्वेश्चन था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका नीरज चोपड़ा हो जाता। साथियों बच्चे ने बताया नीरज चोपड़ा से संबंधित एक और क्वेश्चन था, उसका एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया है, हो सके तो आपसे पूछा होगा नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आपका था कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 ये किस देश ने जीता है या किसने जीता है। तो देखिएगा देश ने अगर पूछा था तो देश देखिए उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव ने जीता है। एक तो आपका पुरुषों वाला, मैं दोनों ही बता देता हूं, पुरुष और महिला दोनों। देखिए साथियों फीडे शतरंज विश्व कप पुरुषों का खिताब जो है ना उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव ने जीता है। तो देश अगर पूछा था तो उज्बेकिस्तान यहाँ आपका हो जाता, और अगर खिलाड़ी का नाम पूछा था तो जावोखिर सिंदारोव करेक्ट आंसर हो जाता। महिलाओं की बात करें तो महिला फीडे विश्व कप 2025 का जो खिताब है ये भारत की ही युवा खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने जीता था कोनेरू हम्पी को हराकर। कल ही मैंने आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स कराया था ना, कल ही कराए थे ना एक स्मार्ट स्टडी 2.0 में। अब आप देखोगे नहीं तो क्या करेंगे बताओ, डेली क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आर्टिकल करा दिया है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स करा दिया, बाकी करंट अफेयर्स तो करा ही रहे हैं आपको। तो वहां पर जाकर क्लासेस देखो, एक स्मार्ट स्टडी 2.0 जो हमारा दूसरा वाला चैनल है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। यह सारा टॉपिक मैंने वहां ऑलरेडी पहले से ही करा के रखा है 2.0 में। ठीक है, ये माप वाले सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में सब कुछ आपको बता देता हूं। अभी आपको चौड़ाई पूछा था सेकंड शिफ्ट में, तो इसका करेक्ट आंसर होता 7.32 मीटर। ठीक है, फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है इसकी चौड़ाई अगर मीटर में पूछा था
तो 7.32 मीटर होता है, और फीट में अगर पूछा था तो 24 फीट होगा। और याद रखना यही गज की बात करें तो यह 8 गज होता है। ऊंचाई की बात करें, फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो याद रखना आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा 100%। ऊंचाई की बात करें तो फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.44 मीटर यानी 8 फीट होती है। और देखिए पोस्ट और क्रॉस बार की मोटाई अगर आपसे पूछे तो याद रखना ये 12 सेंटीमीटर होती है यानी 5 इंच होती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था बोनालू त्योहार जो कि साथियों तेलंगाना में मनाया जाता है, ये किस देवता को समर्पित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए बोनालू त्योहार जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है ये किस देवता को समर्पित है, तो याद रखना ये देवी महाकाली को समर्पित है। मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्लासेस भी लेकर आऊंगा ध्यान से, जिसमें स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में फंसेंगे, उनको भी जरूर लगाना है। ठीक है, बोनालू त्योहार जो तेलंगाना में मनाया जाता है ये किस देवता को समर्पित है, तो याद रखिएगा देवी महाकाली आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था साथियों, एशियाई चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल किस भारतीय ने जीता है। अब ये क्वेश्चन का लैंग्वेज सही नहीं है। अगर आप लोग कोई भी आज सेकंड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था आप लोग कमेंट कर देना, मैं आंसर जो है आपको रिप्लाई कर दूंगा या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था साथियों, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। तो भाई सिंपल क्वेश्चन था साथियों, ये भी कोई क्वेश्चन है, आसानी से आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कथक हो जाता। कथक जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है साथियों, तो सितारा देवी का संबंध जो है वो आपका कथक से है। देखिए आगे क्वेश्चन था, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में भी थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा था कब पारित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर 1773 हो जाता। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये पारित किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो भाई संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया है साथियों ये सब। ठीक है, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आने वाले शिफ्टों में अगर स्थायी अध्यक्ष पूछे तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 किसे मिला है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 में किसे मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता लेखिका बानो मुश्ताक को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज अगर पूछा था तो बानो मुश्ताक हो जाता, और केवल अगर बुकर प्राइज पूछा था, देखो दोनों अलग अलग हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज भी अलग है और केवल बुकर प्राइज भी अलग है, ये दोनों पुरस्कार अलग अलग हैं। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज पूछा था, जो कि पहले भी आपसे पूछ चुका है दिल्ली पुलिस में अभी तक इसी बार, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बानो मुश्ताक हो जाता, जिनको इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हार्ट लैंप के लिए दिया गया था। और केवल अंतर्राष्ट्रीय ना पूछ के बुकर पुरस्कार पूछा था, तो देखो 2025 का जो बुकर पुरस्कार है ये ब्रिटिश हंगेरियन लेखक डेविड स्लेजले को दिया गया था। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज पूछा था या बुकर प्राइज पूछा था। तो देखिए साथियों बुकर प्राइज डेविड जो है ना स्लेजले को दिया गया था, याद रखना। ठीक है, इनको उनके उपन्यास फ्लैश के लिए ये मिला था, ये भी आपको याद रखना है। साथियों आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, क्योंकि देखिए डेट का पता तो चलता नहीं है। आप लोग कमेंट कर देते हैं तो उससे पता चल जाता है कि किस किस दिन आपका पेपर है, क्योंकि अभी 6 जनवरी तक आपका पेपर है, तो डेट तो पता नहीं है ना। डेट बता दोगे तब तो आपके लिए एक्सपेक्टेड क्लासेस लेकर आएंगे ना कि हाँ इस दिन बच्चों का एग्जाम है, तो एक्सपेक्टेड क्लासेस करवाना चाहिए। तो उसमें डेट में लिखता हूं, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता देना डेट के साथ कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। ठीक है, जिनका पेपर अभी बाकी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। आगे देखिए साथियों एक क्वेश्चन था, प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या होता है। भाई सूत्र आपसे पूछा था कि किस प्रकार से आप प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। देखो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कुल राष्ट्रीय आय, ठीक है, या कुल आय बटा जनसंख्या। याद रखना कुल आय बटा कुल जनसंख्या, यह प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था साथियों, देखिए आपको बता दे जो साथियों भारतीय न्याय संहिता है ना साथियों, भारतीय न्याय संहिता BNS, इससे आज सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको एक बार देख लेना। मैंने 2.0 में ये भी टॉपिक करा रखा है। ठीक है,
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। साथियों देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये जो शब्द है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, आपको इसको सही क्रम में लगाना था कि कौन सा पहले आएगा फिर कौन सा आएगा, इस प्रकार से। तो मैंने सारा लिख दिया है। देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्दों का जो सही क्रम है, सबसे पहले तो आपका आता है संपूर्ण प्रभुत्व यानी संपन्न, उसके बाद दूसरे क्रमांक पर आता है समाजवादी, सोशलिस्ट, तीसरे नंबर पर आता है आपका देखो सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष, चौथे पर आता है लोकतंत्रात्मक यानी साथियों डेमोक्रेटिक, और पांचवें नंबर पर आता है गणराज्य यानी रिपब्लिक। तो इसी क्रम में आपको ये लगाना था। इस क्रम में जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपको टिक करना था। आगे देखिए साथियों, एक क्वेश्चन था, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था यार। राज्य मंत्री परिषद जो है ना, ये सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जिस प्रकार के केंद्र के जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। उसी प्रकार जो राज्य की मंत्री परिषद होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था साथियों, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भाई अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल, ठीक है। अब देखो कार्यकाल साथियों वर्षों में नहीं होता है। भारत के महान्यायवादी की अगर बात करें अटॉर्नी जनरल की, तो इनका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। वह राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते हैं। तो इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था, या तो लिखा हुआ था कोई निश्चित नहीं होता है, या फिर ऐसा होगा कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, तो वही आपको चुनना था। ठीक है, बात करें भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। याद रखना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए BIS के बारे में यार नई नियुक्ति वाला 2.0 में करा रखा है। देखो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी भारतीय मानक ब्यूरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय मानक ब्यूरो का नया अध्यक्ष जो है ना, देखो अभी किनको नियुक्त किया गया है, तो श्री संजय गर्ग जी को। आप जाकर पहले क्लासेस देखो 2.0 में, अगर ये क्वेश्चंस ना मिले तब फिर आप आकर बताना इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर नहीं मिला है। टॉपिक वाइज में कराता हूं, वहां पर मिक्स क्वेश्चंस कराता हूं यार। देखो जाकर नई नियुक्तियां वाला आपका जो टॉपिक है, अभी जो मैंने आपको 3-4 दिन पहले कराया था 2.0 में, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है स्मार्ट स्टडी 2.0। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज और करेंट अफेयर्स की स्पेशल क्लासेस कराता हूँ। तो संजय गर्ग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक ब्यूरो के अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखो सार्क के बारे में पूछ लिया था कि सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सार्क की बात करें तो यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होता 8 दिसंबर 1985। आने वाले शिफ्टों में अगर इसका मुख्यालय पूछे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिए काठमांडू नेपाल में जो है इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर स्थित है साथियों। ठीक है, आगे देखिएगा। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना, कर देना यार, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। एक एक बच्चे से पूछना पड़ता है क्वेश्चन के बारे में, फिर 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं। देखो विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है, तो ध्यान से देखिएगा। विनय पिटक का संबंध जो है ना, देखिए सुक्त पिटक हो गए, विनय पिटक हो गए, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित ही है। तो बौद्ध धर्म इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए ये क्वेश्चन साथियों स्टेटमेंट, बच्चों ने बताया कि सर स्टेटमेंट वाइज था, तो ये क्वेश्चन तो सही से मिल नहीं पाया है। हालांकि जैसा बच्चे ने बताया उस हिसाब से मैंने यहाँ आंसर लिख दिया है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, ये स्टेटमेंट वाइज आपको दिया हुआ था। देखो पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में जो है ना काफ़ी अधिक वर्षा होती है, क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं को सीधे रोकता है। तो इस प्रकार कोई आपको ऑप्शन दिया होगा स्टेटमेंट में, वही आपको चुनना था। एक चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कोई उपाधि से क्वेश्चन था, इसका एग्जैक्ट लैंग्वेज तो मिल नहीं पाया है, इसीलिए पूरा क्वेश्चन बन नहीं पाया। अगर आपको याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन साथियों मोहिनीअट्टम से भी रिलेटेड था, हो सके तो मोहिनीअट्टम का शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा था। देखो मोहिनीअट्टम जो है ना किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, अगर बात करें तो केरल का है। याद रखना केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक आपका मोहिनीअट्टम है और एक आपका कथकली है। आज फर्स्ट शिफ्ट में आपको कुचिपुड़ी के बारे में पूछा था, मैंने फर्स्ट शिफ्ट वाला एनालिसिस वाला वीडियो करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी देखेंगे। उससे पहले साथियों देखिए
आप लोग को बता दीजिए, अगर आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस चाहिए तो मैं आपको ज़रूर करा दूंगा। जिस तरह भी रेलवे ग्रुप डी में हमारे बच्चों ने करेंट अफेयर्स साइंस में बिल्कुल फोड़ के आए हैं ना, उसी तरह आप अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी फोड़ के आओगे। अगर एक्सपेक्टेड क्लासेस चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताना। हालांकि 2.0 में मैं सारा सब कुछ आपको कराता ही हूँ और करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ से जाकर। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव करने की जो शॉर्टकट की होती है ना, ये Ctrl+S होती है। तो Ctrl+S इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी साथी नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही एक्सपेक्टेड क्लासेस अपलोड हो आप लोग जो है सबसे पहले वीडियो देख पाएँ और पेपर अपना फोड़ कराएं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन कंप्यूटर से था, कंप्यूटर में फ्रंट बढ़ाने की यानी फ्रंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए कंप्यूटर में फॉन्ट है ना, फॉन्ट यानी अक्षर का साइज बढ़ाने के लिए कई शॉर्टकट कीज हैं, जिसमें से सबसे आम है Ctrl+Shift+, ये वाला जो आपका ये ग्रेटर देन वाला जो आपका साइन होता है, ये इसको बढ़ाने से साइज बढ़ता है। और Ctrl+ ये वाला जो सिंबल आपका होता है, ये पॉइंट बढ़ाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जबकि Ctrl+Shift+ ये डिक्रीज वाला साइन और Ctrl+ ये इधर वाला ये वाला साइन जो है ना, ये घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आई होप आसानी से इसको भी आपने किया होगा, अगर आपने शॉर्टकट की वगैरह अच्छे से पढ़ा है तो। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन था NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है यार? NEFT का फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर करेक्ट आंसर हो जाता। तो साथियों ये 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस थे आज के सेकंड शिफ्ट के। फर्स्ट शिफ्ट के मैं करा चुका हूं। देखो डेली रात में एक क्लास आएगा जिसमें आपको जो है ना दिल्ली पुलिस के 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है ना, एक ही वीडियो में पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको करा दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना। मैथ और रीजनिंग में बात करें तो ज़्यादा लोड मत लीजिए, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं बन रहे हैं, बाकी सारे बन जा रहे हैं। रीजनिंग में भी सारे क्वेश्चन ईजी हैं, आप लोग इजीली कर लोगे। ओवरऑल अगर पेपर देखें तो ईजी टू मॉडरेट है, इसको जो है ना मॉडरेट टू हार्ड तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। पेपर आपका इजी आ रहा है, ज़्यादा लोड मत लीजिए, जितनी मैं कराऊंगा उतना आप कर लेना और 2.0 में जाकर वो क्लासेस जरूर देख लेना। ठीक है, बाकी अगर आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस चाहिए ग्रुप डी की तरह तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको करा दूंगा। चलिए तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।